अब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जिसे विटीकल्चर जो होता है, विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है, तो ये अंगूर। फिर है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, तो केंचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जननांगिकी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ओलेरीकल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तो जीवित या मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर आगे है जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। अगला है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक हैं कैरोलस लीनियस। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन ये ह्यूगो डी व्रीज। कवक विज्ञान के जनक हैं हेनरिच एंटन डी वेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक हैं स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं कैरोलस लीनियस। फिर है रुधिर वर्ग के जनक हैं कार्ल लैंड स्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक हैं थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर है आधुनिक आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक है बीरबल साहनी। अगला है आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जनक हैं पाल बर्ग। शैवाल विज्ञान के जनक हैं विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं A.O.P. आयंगर। अगला है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं रामदेव मिश्रा। फिर है औषधि विज्ञान के जनक है हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी के जनक है एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा के जनक है एंडरसन। फिर अगला है वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिर है एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। केसिडोलॉजी पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। फिर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। फिर है इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। फिर है इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फिर है फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन। फिर है लाइकेनोलॉजी लाइकेन्स का अध्ययन। फिर है माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन।
फिर आगे हम देखते हैं माइकोलॉजी का अध्ययन में क्या आता है, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। फिर है माइकोप्लाज्मोलॉजी, इसमें जो है माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर है निमेटोलॉजी, इसमें निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर है पेलियोबोटनी, इसमें जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फिर है पेलिनोलॉजी, इसमें जो है पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी, इसमें पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है। फिर है पैरासिटोलॉजी, पोषक तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी, औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी, इसमें जो है टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी, इसमें पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। फिर है स्पेस बायोलॉजी, इसमें जो है अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मेलॉजी, इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। फिर है हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। फिर है हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। फिर आगे है जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इसमें एनाटॉमी में विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। फिर है एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। फिर इकोलॉजी, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर है एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। फिर है एम्ब्रोयोलॉजी, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी, इसमें उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटमोलॉजी, इसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। फिर जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। फिर है आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। फिर आगे है हीमेटोलॉजी, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी, इसमें उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। मैमेलोलॉजी, ये स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। फिर है माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। फिर है न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। ऑर्नियोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। फिर रेडियोलॉजी, जीवों का विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अगला है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। फिर वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है, तो क्रो मैग्नान मानव का। फिर है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। फिर है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो चार्ल्स डार्विन ने। फिर उद विकास का मुख्य कारक क्या है, तो प्राकृतिक वर्ण। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है, तो यह हाथी का पूर्वज है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, तो नीलहरी शैवाल की। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं, तो हाइबरनेशन कहते हैं। फिर किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता, तो तारा मिनिस्टार फिश में। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो 770 राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय जो है मेसोजोइक युग में हुआ। नीलहरित शैवाल जीवाणु
तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो ये क्रोमेटोफोर्स के आकार की रचना पाई जाती है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत जीवी एवं टेरिडोफाइट्स में। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। फिर आगे है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो व्हीटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैक क्लिंटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो ये हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ मतलब बैट को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वो समूह जिसके जंतु प्रायः रातिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। कुछ साधारण नाम एवं उनके वैज्ञानिक नाम। सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम एंड इट्स साइंटिफिक नेम। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस। बाघ पैंथेरा टिग्रिस। शेर पैंथेरा लियो। मटर पायसम सटाइवम। बिल्ली फेलिस कैटस। मेढक राना टिग्रिना। धान ओराइवा सटाइवा। सरसों ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। चना सिसिर एरिएटिनस। गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय का होता है बास इंडिकस। आम का मैंगीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशित अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। फिर है मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो ये हीमोयास्निन के कारण। फिर आगे है कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? तो एक कवक मूल। फिर है ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो फफूंद। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन है? तो सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये है पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो ये वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं। कुनैन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? तो एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। फिर है शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरोसिस। नेक्स्ट है सर्पों की विष ग्रंथियाँ किस अंग के समान हैं? तो यह कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। फिर है निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय। फिर चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो शैलोद्भिद। फिर अगला है घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत है। इसकी पत्तियों के वर्ण फलक घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। देखो घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के जो फलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। फिर कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? तो यह है ऊँट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो यह है कोलोसल स्क्विड। अगला क्वेश्चन है जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे मेढक। फिर आगे है कि लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक जीवी बेरी। अगला है हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा
इसका जो है खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सेसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो ये है व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो ये प्यूपा अवस्था में। फिर है गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये सदैव एक समान रहता है। आगे समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो ये मछली का। वो कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? तो एकीडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो ये शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी। कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वेरकस। डाल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो स्तनपायी। अफीम या मार्फिन जो होता है वो पोस्ते के पौधे के अध पके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना। लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो सल्फर यौगिकों की उपस्थिति के कारण। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो मरूद भेद कहते हैं। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए। फिर है टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित हैं? तो यह है मकड़ी वंश। फिर है जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस के कारण। फिर है सन हेम्स रेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो फ्लोएम से। अगला है लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो यह है लेग्यून मूल ग्रंथियों में। फिर है डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? तो वर्ष 1859 में। फिर है जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जीवाश्म से। अगला है जीवों के उद विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो ये हो जाएगा सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। फिर है किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो अपरा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियत तापी। विज्ञान की पैलियोओंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता? तो ये शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है? तो ये जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की प्रावस्था में बनते हैं? तो यस प्रावस्था। फिर सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, जो है ऑक्टोपस, कटल फिश। अगला है कि डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? तो यह है डायटम। पपीते का पेला किस कारण होता है? तो कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से, भूरी शैवाल से। वह जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह सकते हैं? ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ये ग्लाइकोजन है।
फिर तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया फिश। बिस्फेनॉल ए बीपीए क्या है? तो ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। फिर है प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? तो ये जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं। क्यूनीन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी मतलब मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एबिसिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 से 35 डिग्री के मध्य। फिर है कि सीप, घोंगा, स्क्वैड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। फिर आगे है कोशिका। अगर हम बात करें कि जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो प्लीहा। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? तो छिपकली। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है तो कोशिका भित्ति। पीटमिंड कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो एपाप्टासिस कहते हैं। अगला है केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक के जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो टेमेन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। फिर आगे है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो एक कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है? तो ये राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो ये पोटेशियम के। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? तो गाल्जी काय को।
प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो रॉबर्टसन वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो पारगम्य मतलब एक जिसे इधर से उधर जा सके। विश्व की सबसे छोटी कोशिका तो यह है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। फिर अगला है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी की कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका तो कालेर्पो टैक्सीफोलिया। फिर आगे है पोषण। अगर हम पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो प्रोटीन। फिर विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो ये मूंगफली। फिर शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होती है? तो छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लौह की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो यह है प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो यह पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों में भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। फिर अगला है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। अगला, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की किरणें। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और B3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है तो विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण।
दूध में कौन सा सैकेराइड्स उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत। फिर है किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन। अगला है पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। फिर आगे है शरीर में अवशोषित होने वाले पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। अगला है कैसिमीर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो ये है कार्ड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2। थायमिन किसका रासायनिक सूत्र है? B1। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो BC। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन B1 और C। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। फिर है रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमिन B1। भोजन में रेशों का महत्व है। तो भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। आगे है दीर्घ मात्रिक खनिज। इधर है कैल्शियम दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में। फिर फास्फोरस की बात करें तो दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, ATP और DNA। फिर है गंधक का यश। इनका महत्व क्या है? तो अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक है। पोटेशियम के की बात करें तो अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कायिकी की। फिर है क्लोरीन Cl, ये जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक। खनिज का मुख्य स्रोत। खनिज और इधर मुख्य स्रोत, लौह में मुख्य स्रोत होता है। मतलब लौह किस में पाया जाता है? तो केला और खजूर में। पोटेशियम किस में मिलता है? तो पालक में। आयोडीन युक्त सामान्य नमक। दूध और अंडे में कैल्शियम मिलता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होने चाहिए? तो 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट्स। किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये वसा। क्या हो जाएगा? वसा। किसकी कमी से
क्रेटिनिज्म यानी मंदबुद्धियों बौना रोग होता है तो आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है तो विटामिन ए। फिर अगला है विटामिन के कार्य। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर हम बात करें विटामिन ए की तो ये कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं। प्रभाव किस पे करता है तो दृष्टि, रंगों का संश्लेषण, एपिथीलियम अस्त्रों की वृद्धि एवं विकास। अगर हम बात करें कमी या प्रभाव तो कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। विटामिन डी की बात करें तो ये मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडा, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक सूत्र। विटामिन ए का जो है रासायनिक सूत्र होता है रेटिनॉल। इसका प्रभाव तो ये कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय हड्डियों और दांतों का वृद्धि करता है। सूखा रोग ऑस्टियोमेलासिया रोग होता है वयस्कों में, रिकेट्स बच्चों में। मतलब सूखा रोग वयस्कों में और रिकेट्स जो है बच्चों में। अगला है विटामिन ई, इसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। ये तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में पाया जाता है। कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। फिर है जनन क्षमता में कमी, एपिथीलियम कमजोर। विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ये सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया और यकृत में प्रोथ्रम्बिन का संश्लेषण, चोट पर रक्त का थक्का, न जमने से अधिक रक्तस्राव। जल में घुलनशील विटामिन B1 थायमिन की बात करें तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक। कार्यकी का प्रभाव तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। कमी का प्रभाव तो बेरी रोग। B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन, ये जो है पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस में पाया जाता है और इसका प्रभाव है उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD एंड FNM का घटक। फिर है कि कमी क्या होता है तो किलोसिस रोग हो जाता है।